तो आज हम आपको इतिहास के नए चैप्टर मौर्योत्तर काल से संबंधित कुछ ऐसे तथ्यों पर चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। मौर्योत्तर काल की शुरुआत किसके बाद होती है? मौर्य काल के बाद में मौर्योत्तर काल आता है। मौर्य काल में जब हम पढ़ रहे थे तो मौर्य काल का अंतिम शासक बृहद्रथ, जिसकी हत्या करने के बाद में मौर्योत्तर काल में यहाँ पर वंशों की शुरुआत कई अलग अलग रूपों में विभिन्न देखी जाती है। सबसे पहले कौन सा वंश आता है, उसके बाद कौन सा वंश आता है, इस तरीके से अलग अलग हम आपसे एक एक बिंदु पर चर्चा करेंगे। जैसे शुंग वंश के बाद में आया कण्व वंश, सातवाहन या आंध्र वंश। इस तरीके से आपको कई सारे वंशों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे कि इसमें लिखे हुए हैं वंश, शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन, कुषाण, नाग, वाकाटक, इक्ष्वाक, चुटु सातकर्णी वंश। ये वंश आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण यह आता है कि शुंग वंश की स्थापना किसने की थी और कब की थी। शुंग वंश की स्थापना जब मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की मृत्यु या हत्या हो जाती है, तो हत्या कौन करता है यह भी यहाँ पर स्पष्ट है कि मौर्य का जो सेनापति था वो था पुष्यमित्र शुंग, जिसने 185 ईसा पूर्व में बृहद्रथ की हत्या करने के बाद में शुंग वंश की स्थापना यहाँ पर की थी। तो इस वजह से शुंग वंश का जो संस्थापक है वो पुष्यमित्र शुंग माना जाता है। और हत्या किसकी की थी? बृहद्रथ की। उस समय हम जब पढ़ रहे थे, मौर्य काल की बात कर रहे थे, तो मौर्य काल में यहाँ पर जो राजधानी थी अशोक के समय में, वही राजधानी लगातार बनी रही। उसके बाद में जैसे इन्होंने यहाँ पर अपना वंश शुरुआत किया शुंग वंश, तो उन्होंने विदिशा अपनी राजधानी स्थानांतरित कर दी। किसने अपनी राजधानी विदिशा रखी थी? पुष्यमित्र शुंग ने। उसके बाद में पूछा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग का जो पौत्र था उसका नाम था वसुमित्र। वसुमित्र ने मिनांडर एक आपने पढ़ा होगा कि ये जो मिनांडर का नाम आता है, ये एक सेनापति थे यमन के सेनापति थे जिनको इसने पराजित किया था। कई सारे साक्ष्यों के बारे में ये मुझे पता चला कि शुंग वंश में जो वैदिक प्रतिक्रिया है, वैदिक प्रतिक्रिया को ही पुनर्जागरण का काल भी कहा जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि शुंग वंश ने जो गार्गी संहिता के बारे में कुछ ऐसे हमें शुंग वंश के प्रमाण मिलते हैं, जहां पर यवन शासक डेमेट्रियस के साथ में प्रथम युद्ध पुष्यमित्र शुंग द्वारा किया गया था। ये मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है कि गार्गी संहिता में स्पष्ट होता है कि पुष्यमित्र शुंग ने यवन शासक डेमेट्रियस के साथ में प्रथम युद्ध किया था। इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण एक ये भी आता है कि मालकांगनी मित्र के अनुसार अग्निमित्र के विदर्भ के विरुद्ध यहाँ पर भी युद्ध हुआ है। कौन से वंश से संबंधित है विदर्भ का युद्ध? शुंग वंश से संबंधित है। इसी प्रकार से यहाँ पर स्पष्ट होता है कि जैसे ही शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग द्वारा, उसके बाद में पूछा जाता है शुंग वंश का अंतिम शासक कौन है। शुंग वंश का अंतिम शासक जब बात करते हैं तो यहाँ पर शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति होता है। देवभूति की हत्या उसी के सेनापति द्वारा, जिसका नाम होता है वासुदेव ने यहाँ पर उसकी हत्या करके अपने एक नए वंश की स्थापना की, जिसका नाम है कण्व वंश। कण्व वंश के बारे में मैंने कुछ डिटेल यहाँ पर लिखा हुआ है। 112 वर्ष शासन के बाद शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या करके 73 ईसा पूर्व
सेनापति वासुदेव ने इसकी नींव डाली थी। लेकिन कुछ पुराणों के माध्यम से कुछ ऐसे तथ्य स्पष्ट हुए जिससे पता चलता है कि इसने 45 वर्ष तक शासन किया था। किसने? कण्वंश ने। कण्वंश के बाद में आता है सातवाहन। सातवाहन कह सकते हैं या आंध्रवंश भी कह सकते हैं। आंध्रवंश की संस्थापक कह सकते हैं या स्थापना इसकी किसने की थी? तो जब हम इनकी बात करेंगे तो नाम है सिंधुक या सिपक या सिमुक। सबसे ज़्यादा सिमुक का नाम आता है। क्वेश्चन जो बार बार आपसे पूछा जाता है कि सातवाहन की स्थापना या संस्थापक सिंधुक ने या सिमुक द्वारा हुई थी। अंतिम शासक जो कण्वंश का था, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं था अंतिम शासक, जो अंतिम शासक होता है वो कण्वंश में कौन होता है? यहाँ पर अंतिम शासक नरेश सुशर्मा, अंतिम शासक नरेश सुशर्मा होते हैं, जिनकी हत्या करने के बाद, सुशर्मा की हत्या करने के बाद यहाँ पर सातवाहन संप्रदाय की स्थापना होती है। किसने? सिमुक के द्वारा हत्या की जाती है। शुंग वंश, कण्वंश और सातवाहन, ये मैंने जो 3 वंश आपको बताए हैं, ये तीनों वंश स्पष्ट करते हैं कि ये ब्राह्मण समुदाय के ही वंश थे। कौन से समुदाय के? ब्राह्मण समुदाय के वंश थे। सातवाहन ये आंध्र वंश जिसे हम कहते हैं, इसकी जो राजधानी है प्रतिष्ठान में स्थापित की गई थी। और ये प्रतिष्ठान किस राज्य से संबंधित है? वर्तमान में महाराष्ट्र का जो औरंगाबाद है, औरंगाबाद क्षेत्र में ये अवस्थित है। सातवाहन के समय में सातकर्णी प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ तथा एक राजसूय यज्ञ इन्हीं के माध्यम से हुआ था। जो दक्षिणीपति तथा एक नाम आता है अप्रतिहात चक्र है, कुछ ऐसे नाम है, उन्हीं के द्वारा इनकी ये उपाधि दी गई थी। ये वशिष्ठ पुत्र जो थे, वशिष्ठ पुत्र, इन्होंने ही पुलुमात्र के सिक्के पर 2 तलवारों के जो चिन्ह होते हैं, वो उन्होंने ही तलवारों के चिन्ह एक सिक्कों पर अंकित किए थे। सबसे महत्वपूर्ण इसमें यह भी पूछा जाता है कि सातवाहन में क्या आपको ये स्पष्ट होता है कि यहाँ पर ब्राह्मणों को जो भूमि का अनुदान देने की जो प्रथा थी वो किसके द्वारा सर्वप्रथम शुरू की गई थी? ब्राह्मणों की जो भूमि दान में शुरुआत है वो सातवाहन या आंध्र वंश से संबंधित माना जाता है। सातवाहन में भाषा के बारे में जब बात करेंगे तो इसकी 2 भाषाएं मुख्यतः थी, एक प्राकृति और दूसरी थी ब्राह्मी। ये 2 भाषाएं इसकी थी। यहाँ पर सातवाहन में स्पष्ट होता है कि पितृ सत्तात्मक थी सत्ता या मातृ सत्तात्मक। यहाँ पर जो समाज था, जो यहाँ के लोग रहते थे, वो मातृ सत्तात्मक समाज में निवास करते थे। सातवाहन के बहुत सारी कृतियाँ भी यहाँ पे मिलती हैं जो महत्वपूर्ण हैं। मैं 1-2 मैं आपको बता रहा हूँ जो कई बार पूछी जाती हैं। एलोरा और अजंता की गुफाओं के बारे में आपने सुना होगा। कार्ले का जो चैत्य है, ये अमरावती कला का विकास, ये सब आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो सातवाहन से संबंधित हैं। ये इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आता है आपको आगे नेक्स्ट वंश जो आपको आएगा सातवाहन के बाद में कुषाण वंश। इससे पहले मैं थोड़ा सा और चर्चा करूंगा। भारत में जो इंडो ग्रीक जो राज्य है वो इसी के बाद में आता है। भारत में मौर्य काल के प्रथम यूनानी जो थे आक्रमण 183 ईसा पूर्व में डेमोट्रियस प्रथम था, उसके जिसके सेनापति अल्पोडेस या मिनांडर ये थे।
ये अल्पोडोटस और मिनांडर के बीच में ये युद्ध प्रथम यूनानियों के बीच में रहा था। यहां पर कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य मिले हैं इलाहाबाद के रे नामक स्थान पर, जहां पर मिनांडर के कुछ ऐसे अभिलेख मिले हैं। मिनांडर कौन था, कहां से था? ये एशिया का एक संरक्षक कहा गया है मिनांडर को, और मिनांडर को मैंने आपको बताया कि ये सेनापति था। यहां पर सबसे स्पष्ट होता है कि जो भारत इंडिको ग्रीक राज्य है, इससे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यहां पर जो संस्कृत नाट्यों में प्रयुक्त शब्द है वो कौन सी भाषा से संबंधित था। तो यूनानी जो भाषा से लिया गया था, ये जो यवनिक या पर्दा का जो नाम पढ़ते हैं पर्दा, ये यूनानी का है। ये संस्कृत नाट्य में प्रयुक्त एक ऐसा शब्द है पर्दा, जो कहां से लिया गया था? यूनानी भाषा से लिया गया था। नेक्स्ट आपके लिए महत्वपूर्ण है कि ये सबसे कुषाण वंश के बारे में जो मैं बात कर रहा था, कुषाण वंश का जो एक शाखा है, ये यूची जाति की शाखा मानी जाती है, यूची जाति की शाखा। और इसका जो एक क्षेत्र है जिसका प्रभाव क्षेत्र माना जाता है कुषाण वंश का, वो मैं आपको बता देता हूं। एक जो क्षेत्र है आपका मध्य एशिया का, मध्य एशिया से लेकर के ईरान और अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान वाला पूरा क्षेत्र ये माना जाता है। इसके बाद में आते हैं यहां पर, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि भारत में कुषाण साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ये विम कटफिशस को माना जाता है। विम कटफिशस को यहाँ के वास्तविक संस्थापक के रूप में माना जाता है। ये कौन थे? आपने कनिष्क का नाम सुना होगा, कनिष्क के पिताजी का नाम था। और कुषाण वंश से संबंधित ये है कि यहाँ पर जो सिक्के थे, इन पर किरकी आकृतियां पाई जाती थी, एक शिव की, नंदी की, त्रिशूल की, ये आकृतियां यहाँ पर पाई जाती थी। और सबसे महत्वपूर्ण ये आता है कि कनिष्क ने कौन सा नगर बसाया था अपने शासनकाल में कुषाण वंश में? तो कनिष्क ने कनिष्कपुर नामक अपना एक नगर बसाया था। और यहाँ पर जो इसके आयुर्वेद से संबंधित कौन से विद्वान थे जो कुषाण वंश से संबंधित माने जाते हैं, जिनका नाम था चरक। चरक, जिन्होंने चरक संहिता की स्थापना की थी, और ये कुषाण वंश से ही संबंधित थे, जो कनिष्क के राज्यवैद माने जाते थे। और इसमें महत्वपूर्ण ये आता है कि कुषाण वंश का जो अंतिम शासक है वो कौन था? कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये वासुदेव थे। फिर आता है कि भारत में जो सबसे पहले द्वैध शासन, जो आप लोग पॉलिटी में भी पढ़ते होंगे, उसकी जो शुरुआत की है वो कुषाण वंश से ही, कनिष्क के शासनकाल से ही शुरुआत इसकी होती है। कनिष्क ने चीन से 2 बार युद्ध किए थे। प्रथम युद्ध हार गया था और द्वितीय युद्ध इसने विजय प्राप्त की थी। ये दोनों कुषाण वंश के ये दोनों युद्ध जो हुए थे वे कुषाण वंश से संबंधित कनिष्क के बीच में रहे थे। सबसे महत्वपूर्ण यह आता है कुषाण वंश में जो भीमशैव, कनिष्क, विष्णुबौद्ध, वासुदेव, शैव या वैष्णव था, ये सारे इन्हीं से संबंधित रहे थे। और कुषाण वंश के पतन और गुप्त वंश के उदय के बीच में उत्तर भारत में अनेक राजतांत्रिक तथा गणराज्य राज्य थे, जिनमें कुछ महत्वपूर्ण ऐसे राज्य रहे हैं। नाग वंश है, वाटक्का वंश है, अहिछत्र वंश है, अयोध्या वंश है, कौशाम्बी है, मौखरी है, और ये गुप्त वंश है। ये सारे, मौखरी वंश सुंदर वर्मा के अधीन ये अवध वाला क्षेत्र था। इस तरीके से मैंने आपको जो कुषाण वंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु ऐसे दिए हैं, ये आपके लिए एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। और आगे के जो वंश हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। नमस्कार।